नमस्कार, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज के वीडियो में आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूं। दोस्तों, जनवरी 2024 से हमारे डीडीआर में 50% की वृद्धि हुई है, जिससे पेंशनर्स को मिलने वाले एक भत्ते में 1,688 रुपये की मासिक बढ़ोतरी हुई है। जी हां, हर महीने 1,688 रुपये का लाभ, लेकिन अब तक इसका भुगतान पीसीडीए द्वारा नहीं किया गया है। आगे इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि यह वृद्धि किन लोगों पर लागू होती है और इससे जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण बातें। यह भत्ता और साथ ही साथ दोस्तों, माननीय दिल्ली हाई कोर्ट में इक्वल का केस खारिज होने के बाद अब यह मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में कब तक पहुंचेगा, इस पर सभी की नजरें टिकी हैं। दोस्तों, दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा था? हाई कोर्ट ने न केवल अपना निर्णय दिया, बल्कि आगे की दिशा भी सुझाई कि अगला कदम कैसे उठाया जाए। जी हां, इसी पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा एक बड़ी विसंगति को लेकर उच्च स्तर पर बातचीत चल रही है, जिसका जल्द निपटारा हो सकता है। यदि ऐसा होता है तो कुछ पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि संभव है। इन सभी विषयों पर हम आज के इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर आपके बेसिक पे में बदलाव होता है तो किन किन मामलों में और किन किन चीजों के लिए एरियर बनता है, यह भी हम आपको समझाएंगे। इसके लिए हम आपको पीओआर का आधिकारिक लेटर दिखाकर विस्तार से समझाएंगे। तो चलिए, इन्हीं महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरा आपसे एक अनुरोध है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो भरोसेमंद और प्रामाणिक जानकारियों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे और महत्वपूर्ण अपडेट्स को सबसे पहले प्राप्त कर सकेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहले एक अच्छी खबर शेयर करते हैं। ओआरओपी की एक महत्वपूर्ण विसंगति को सुलझाने के लिए मंत्रालय में चर्चा चल रही है। जी हां दोस्तों, उच्च स्तर पर इस पर बातचीत हो रही है। जब पेंशनर ने ओआरपी को लेकर शिकायत दर्ज कराई तो उन्हें यह जवाब मिला कि इस मामले पर अभी उच्च स्तर पर चर्चा हो रही है और जैसे ही इसे सुलझाया जाएगा, पेंशनर को इसके बारे में सूचित कर दिया जाएगा। साथ ही पेंशन में वृद्धि भी की जाएगी। जी हां, जो रिप्लाई पेंशनर को मिला था वह आप यहां देख सकते हैं, जो पीसीडीए ने भेजा था। इस रिप्लाई में, जैसा कि आप देख सकते हैं, पेंशनर को यह बताया गया है, इस संदर्भ में यह सूचित किया गया है कि ओआरओपी योजना के तहत पेंशन का पुनरीक्षण अधिकतम सेवा अवधि तक सीमित है, जैसा कि सर्कुलर 55 के अपेंडिक्स एक्स में उल्लेखित है। यानी यह सर्कुलर ओआरपी 1 का सर्कुलर है। इसमें ऑनरी लेफ्टिनेंट और ऑनरी कैप्टन के लिए पेंशन पुनरीक्षण 30 वर्षों तक सीमित है और यह केवल 30 वर्षों की क्वालिफाइंग सर्विस तक लागू होता है। इस मुद्दे पर अभी उच्च स्तर पर विचार किया जा रहा है ताकि ऑनरी कैप्टन को अधिकतम सेवा अवधि तय करने से जो नुकसान हुआ है उसका समाधान किया जा सके। उस विसंगति को हल करने के लिए चर्चा जारी है और जैसे ही कोई निर्णय लिया जाएगा, पेंशन में बढ़ोतरी की जाएगी और आपको इस बारे में सूचना भी दी जाएगी। दोस्तों, यह एक बड़ी विडंबना है। मान लीजिए कोई सूबेदार मेजर साहब 12 साल की सेवा के बाद रिटायर होते हैं तो उन्हें ओआरपी में 32 साल की सेवा के आधार पर ही लाभ मिलेगा। लेकिन यदि वही सूबेदार मेजर साहब रिटायरमेंट के समय ऑनरी लेफ्टिनेंट का रैंक प्राप्त कर लेते हैं तो उन्हें ओआरपी में केवल 30 साल की सेवा के हिसाब से लाभ मिलेगा। यह तो न्याय संगत नहीं लगता है ना? यह सच है, ऐसा तरीका कहां का है? अगर मेजर साहब ऑनरी लेफ्टिनेंट बने ही क्यों, यदि उन्हें लेंथ ऑफ सर्विस का फायदा ही नहीं मिलता? यह एक बड़ी विसंगति है जिसे दूर करना बेहद जरूरी है। इस कारण से यह एक गंभीर मुद्दा बन गया है। हालांकि इसके बारे में सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं और उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले समय में यह विसंगति दूर हो सकती है। फिर भी ओआरपी में अभी भी कई और विसंगतियां हैं जिनका समाधान जरूरी है। इन समस्याओं को सुलझाना महत्वपूर्ण होगा ताकि सभी पेंशनर्स को उनका सही हक मिल सके। चलिए
अब हम अगली जानकारी की ओर बढ़ते हैं। 8 साल बाद पेंशनर्स को बोनस, लीव एंट्री पे और सभी एरियर का भुगतान हुआ है। अब अगर बेसिक पे बढ़ता है तो इससे क्या क्या लाभ मिलते हैं? जी हां दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको पीओआर का एक लेटर दिखाऊंगा। इस लेटर को देखने के बाद हम समझेंगे कि जब आपका बेसिक पे बढ़ता है तो आपको किस तरह की बढ़ोतरी मिलती है। यह पीओआर का 25 नवंबर 2024 का लेटर है, जो डीएसएससी द्वारा पेंशनर्स को ईमेल के जरिए भेजा गया था। यह फैमिली पेंशनर्स द्वारा उठाए गए एक मुद्दे से संबंधित है। उनके पास कई चीजें पेंडिंग थीं, जैसे 7वां पे कमीशन, पुराना बोनस, एंट्री लेवल पे, एमएसएसईपी का पैसा और ओपीटी फिक्सेशन का मामला। जब यह सभी मुद्दे पेंडिंग थे तो उन्होंने एक साथ इनका समाधान के लिए ग्रीवेंस डाला था। अब देखिए पीओआर ने उन्हें क्या जवाब दिया और साथ ही उनका एरियर भी क्रेडिट कर दिया है। जी हां, नवंबर 2024 में इनका एरियर उनके एनकेएस बैंक अकाउंट में क्रेडिट किया गया है। मुद्दे क्या थे? सबसे पहले एंट्री पे 7वां सीपीसी का एरियर और बोनस थे। उन्हें यह जवाब दिया गया कि ये सब पहले ही समायोजित हो चुके हैं और 1,31,938 रुपये की राशि 2022 में ही उनके खाते में भेज दी गई थी। आगे देखिए, दूसरा पॉइंट था एमएसएसईपी नायक ग्रेड का, जिसमें 14,581 रुपये की राशि एमएसएसईपी अपग्रेडेशन और फाइनल लीव इनकेसमेंट के रूप में दी गई। यह राशि नवंबर 2024 में उनके उसी बैंक अकाउंट में भेजी गई। तो यह 14,581 रुपये अब नवंबर महीने में उन्हें भुगतान कर दिया गया है, जिसमें लीव इनकेसमेंट और एमएसएसईपी दोनों शामिल हैं। इसके बाद मैं आपको उसका कैलकुलेशन भी दिखाऊंगा। इसके अलावा उन्होंने क्लासिफिकेशन पे के बारे में भी पूछा था, तो इसका जवाब यह था कि क्लासिफिकेशन पे डीएसएससी पर्सनल में लागू नहीं होता है, यानी कि डीएसएससी में क्लास पे को स्वीकार नहीं किया गया है। उन्हें यह जवाब मिला कि ओपीटी फिक्स का लाभ, जो जुलाई 2016 में रिटायर हुए थे, उन्हें नहीं मिल रहा था। इसका कारण यह था कि उनकी स्थिति उस समय ओपीटी फिक्स के अनुसार फिट नहीं थी। इस पर उन्हें जो जवाब दिया गया वह अब नीचे दिखाया गया है। यहां पर उनके कैलकुलेशन की शीट दिखाई गई है, जिसमें सभी एंट्री लेवल पे से लेकर सभी खर्चों और एडजस्टमेंट्स का विवरण दिया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, 86,724 रुपये और 7वें पे कमीशन का हिस्सा, साथ ही एमएसएसईपी नायक ग्रेड 1 जनवरी 2016 से इन सभी का समायोजन किया गया है। इसके अलावा फाइनल इनकेसमेंट के एरियर का भी हिसाब लगाया गया है, जिसे तीसरे नंबर पर देखा जा सकता है। लीव इनकेसमेंट का एरियर और बोनस 2015 से 16 का जो उन्हें मिलना था, उसका भी 908 रुपये का हिसाब था। जब इन सभी चीजों को जोड़ घटाकर देखा गया तो उनका कुल एरियर 14,581 रुपये बन रहा था। यह राशि अब नवंबर 2024 में उन्हें पेंशनर के खाते में भुगतान कर दी गई है। इसका मतलब यह है कि जब 2024 में उन्हें पेंशनर के खाते में भुगतान कर दी गई है, पुरानी सभी चीजों की छानबीन की गई और सभी कंडीशन चेक की गई, तो उनका बैलेंस 14,581 रुपये था, जिसे अब नवंबर के महीने में पूरी तरह से भुगतान कर दिया गया है। तो ये जानकारी पेंशनर से प्राप्त हुई है दोस्तों। अब मैं आपको समझाता हूं कि बेसिक पे यानी आपके सेवा काल के दौरान का पेमेंट अगर बढ़ जाता है तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे अगर आपको एमएसएसईपी लागू हो जाए या एसीपी लागू हो जाए तो आपका बेसिक पे बढ़ जाता है। इसी तरह अगर एंट्री लेवल पे लागू हो जाए तो भी आपका बेसिक पे बढ़ जाता है। पेंशनर की बात कर रहा हूं और यह ध्यान देने वाली बात है कि पेंशन मिलने के बाद भी ये चीजें लागू हो सकती हैं। अगर मान लीजिए आपका कुछ पुराना मामला जैसे स्टेपिंग अप छूट गया था तो वह पेंशन मिलने के बाद एडजस्ट हो जाता है। जब आपका बेसिक पे बढ़ता है, जो कि आपके सेवा काल के दौरान का पेमेंट है, तो इसका असर और भी कई चीजों पर पड़ता है। जैसे अगर आपका बेसिक पे बढ़ जाए तो आपको अन्य लाभ भी मिलते हैं। उदाहरण के लिए ग्रेच्युटी के कैलकुलेशन में आपको फायदा होता है, क्योंकि ग्रेच्युटी का भुगतान आपके पुराने सेवा काल के बेसिक पे के आधार पर होता है, और जब बेसिक पे बढ़ता है तो ग्रेच्युटी में भी फर्क आता है। इसके अलावा लीव इनकेसमेंट में भी आपको फायदा मिलता है,
क्योंकि लीव इनकेसमेंट का भी हिसाब आपके बेसिक पे के आधार पर ही किया जाता है, और जब बेसिक पे बढ़ता है तो लीव इनकेसमेंट का फर्क भी बढ़ जाता है। जैसे कि इस पेंशनर को अभी मिला जिनका मैंने लेटर दिखाया, यदि बेसिक पे में बढ़ोतरी होती है तो लीव इनकेसमेंट भी आपके बेसिक पे के हिसाब से दोबारा से कैलकुलेट होता है और इसका एरियर भी आपको मिल सकता है। अगर बेसिक पे में कोई बदलाव होता है तो इसके साथ साथ कम्यूटेशन पेंशन में भी बढ़ोतरी होती है। यानी कि दोस्तों, जिन भी चीजों का कैलकुलेशन आपके बेसिक पे पर निर्भर करता है, उन सभी चीजों का एरियर आपको मिलेगा यदि आपके पेंशन आने के बाद बेसिक पे को रिवाइज किया गया हो। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं इक्वल एमएसपी के मामले के बारे में, जो अब सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने 15,500 रुपये के केस के संदर्भ में क्या निर्णय दिया था और अब इसके लिए कितना समय बाकी है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले की कॉपी दिखाना चाहता हूं ताकि आप समझ सकें कि माननीय हाई कोर्ट ने अपनी अंतिम टिप्पणी में क्या कहा था। दरअसल हाई कोर्ट ने अप्रत्यक्ष रूप से यह संकेत दिया था कि यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। अब हम माननीय हाई कोर्ट के आदेश की कॉपी देखते हैं ताकि स्पष्ट हो सके कि उन्होंने इस बारे में क्या कहा। दोस्तों, माननीय दिल्ली हाई कोर्ट का इक्वल एमएसपी के मामले पर जो फाइनल जजमेंट 30 सितंबर 2024 को आया था, वह यहां प्रस्तुत किया गया है। इस जजमेंट में दो महत्वपूर्ण केस हैं, एक वॉइस ऑफ एक्स सर्विस सोसाइटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और दूसरा एसपी सिन्ह एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। दोनों मामलों का संबंध इक्वल एमएसपी से था, इसलिए इन दोनों केसों को मिलाकर एक साथ सुनवाई की गई थी। हालांकि माननीय कोर्ट ने इस जजमेंट में केस को खारिज कर दिया, लेकिन अपने फैसले में कोर्ट ने आगे का रास्ता भी सुझाया है, जिससे यह साफ होता है कि इस मामले को आगे भी न्यायालय में उठाया जा सकता है। पूरी सुनवाई के दौरान माननीय कोर्ट ने छठे पे कमीशन और सातवें पे कमीशन का संदर्भ दिया और जितनी भी दलीलें रखी गईं और चर्चा हुई वह मुख्य रूप से जेसीओ के पक्ष में थी। इसके बावजूद माननीय कोर्ट ने केस को खारिज कर दिया। कोर्ट ने इस फैसले में चंडीगढ़ हाई कोर्ट के एक मामले का संदर्भ दिया और उसी के आधार पर इस केस को भी खारिज कर दिया। हालांकि माननीय कोर्ट ने अपने फाइनल जजमेंट के कुछ महत्वपूर्ण सेंटेंस लिखे हैं जिनमें आगे का रास्ता दिखाया गया है। इन सेंटेंसों को समझना जरूरी है क्योंकि ये आगे चलकर इस मामले की दिशा तय कर सकते हैं। चलिए मैं आपको वह सेंटेंस समझाता हूं। ये देखिए, माननीय कोर्ट के जजमेंट के 17वें पैराग्राफ में लिखा है, अकॉर्डिंगली वी फाइंड नो मेरिट इन द प्रेजेंट पिटीशन एंड द सेम आर डिसमिस। यानी पहले सेंटेंस में मान्य कोर्ट ने दोनों पिटीशन को खारिज कर दिया है। अब देखिए आगे मान्य कोर्ट ने क्या रास्ता दिखाया है। इससे हालांकि यह पिटीशनर्स को संबंधित प्राधिकरण के पास इस संबंध में पुनः प्रतिनिधित्व करने से प्रीक्लूड नहीं करता। इसका मतलब यह है कि कोर्ट ने भले ही पिटीशन को खारिज कर दिया हो, लेकिन यह पिटीशनर्स को इस मामले में संबंधित प्राधिकरण से संपर्क करने और पुनः प्रतिनिधित्व करने से नहीं रोकता। यह बात साफ तौर पर बताती है कि मामले का समाधान अब भी संभव है यदि पिटीशनर्स आगे बढ़ते हैं और संबंधित अधिकारियों से संवाद करते हैं। मान्य कोर्ट ने जो 17वें पैराग्राफ में कहा वह स्पष्ट रूप से यह दर्शाता है कि इस आदेश से पिटीशनर्स को आगे कोई प्रतिनिधित्व करने या मामले को आगे बढ़ाने में कोई रुकावट नहीं आएगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि पिटीशन का प्रतिनिधित्व इस आदेश से अप्रभावित रहेगा, यानी इस निर्णय से आगे की कार्रवाई पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यहां हालांकि कोर्ट ने सीधे तौर पर यह नहीं कहा, लेकिन परोक्ष रूप से यह संकेत दिया गया है कि पिटीशनर्स को सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का अधिकार है। इनडायरेक्टली माननीय हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि अगर पिटीशनर्स सुप्रीम कोर्ट में केस ले जाना चाहते हैं तो वे स्वतंत्र हैं और यह निर्णय उनके मामले को प्रभावित नहीं करेगा। जैसा कि माननीय दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट 30 सितंबर 2024 को आया था, अब 60 दिन पूरे हो चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के लिए पिटीशन फाइल करने का समय 90 दिन तक है।
इस दौरान दोनों पक्षों को, यानी वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी और दूसरे पक्षों को केस फाइल करने का पूरा अधिकार है। यदि वे 90 दिनों के भीतर पिटीशन फाइल करते हैं तो सीधे केस सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत किया जा सकता है। अगर 90 दिन का समय समाप्त हो जाता है तो भी पिटीशन फाइल की जा सकती है, लेकिन फिर इसके लिए डीले को खंडन करवाने की प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। वर्तमान में दोनों पक्षों ने इस बारे में अपनी स्थिति और आगे की योजना के बारे में जानकारी दी है और अब यह देखना होगा कि वे समय सीमा के भीतर सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करते हैं या नहीं। दोनों पक्षों ने यह जानकारी दी है कि वे सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल करने की योजना बना रहे हैं। हालांकि अब तक यह स्पष्ट जानकारी नहीं मिली है कि पिटीशन तैयार हो चुका है या उसे फाइल किया गया है। सोशल मीडिया के माध्यम से यह जानकारी सामने आई है कि दोनों पक्ष सुप्रीम कोर्ट में केस दायर करने के लिए तैयार हैं। यह एक महत्वपूर्ण कदम होगा क्योंकि ऐसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट ही एक ऐसा मंच है जहां से हमारे जवानों और जेसीओं को सही न्याय मिल सकता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ही इस मामले में ठोस दिशा मिल सकती है, जिससे न्याय की उम्मीद कायम रहेगी। क्योंकि मिलिट्री सर्विस में जो कठिनाइयां होती हैं उसके लिए रिगर्स ऑफ लाइफ को मुआवजे के रूप में दिया गया है और यह जरूरी है कि उसे समान रूप से माना जाए। इसलिए इस मामले में इक्वल एमएसपी की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में केस दायर करना महत्वपूर्ण है। हम आशा करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में केस जल्द ही फाइल किया जाएगा और यह प्रक्रिया 90 दिन के अंदर पूरी हो जाएगी ताकि हमारे जवानों और जेसीओं को न्याय मिल सके। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अगली जानकारी पर चर्चा करते हैं। 50% डीए के लागू होने के बाद पेंशनरों को सीए 6,750 से बढ़ाकर 8,438 कर दिया गया है और एरियर जनवरी 2024 से मिलेगा। लेकिन भुगतान कब होगा? जी हां दोस्तों, जैसे ही हमारा डीडीआर 50% हो गया, जनवरी 2024 से एक अलाउंस में बढ़ोतरी की गई है जो पेंशनरों को मिलेगा। ये अलाउंस है सीए कांस्टेंट अटेंडेंस अलाउंस, जो उन सोल्जर्स को दिया जाता है जो 100% डिसेबल्ड होते हैं। उन्हें यह अलाउंस अटेंडेंस की वजह से मिलता है और अब यह बढ़कर 8,438 हो गया है, जो पहले 6,750 था। लेकिन आदेश जारी होने के बावजूद भी पीसीडीए ने अभी तक इसका भुगतान नहीं किया है। यह एक अहम मामला है। यह आदेश पेंशन मंत्रालय का है जो 18 सितंबर 2024 को जारी किया गया था। इस आदेश में कांस्टेंट अटेंडेंस अलाउंस का उल्लेख स्पष्ट रूप से किया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, जब हमारा डीडीआर 50% हो गया तो कांस्टेंट अटेंडेंस अलाउंस 6,750 से बढ़ाकर 8,438 कर दिया गया, जिससे 1,688 रुपये की बढ़ोतरी हुई। यह आदेश सितंबर में ही जारी कर दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद पीसीडीए ने इसका भुगतान अब तक नहीं किया है। बहुत सारे पेंशनर जो इस अलाउंस से प्रभावित हैं और जिन्हें यह अलाउंस मिलता है, वे अभी भी इंतजार कर रहे हैं। ये बढ़ोतरी हर महीने 1,688 रुपये की होनी चाहिए, खासकर उन पेंशनरों के लिए जो 100% डिसेबल्ड हैं। ऐसे में अब आदेश जारी हो चुके हैं और इस अलाउंस के लागू होने के बाद से 11 महीने भी पूरे हो चुके हैं, लेकिन फिर भी इस बढ़ोतरी का भुगतान नहीं किया गया है। इसमें अब और देरी नहीं होनी चाहिए, लेकिन अभी तक पीसीडीए ने इसका भुगतान नहीं किया है। इसलिए हमारी अपील है पीसीडीए से कि अब मंत्रालय का आदेश मिल चुका है तो कृपया इस आदेश का पालन करते हुए पेंशनरों को जल्द से जल्द भुगतान करें। जो भी एरियर जनवरी से लेकर अब तक बनता है उसका भी भुगतान शीघ्र किया जाए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में यही जानकारी और यही अपील थी। आगे कोई और महत्वपूर्ण जानकारी लेकर मैं फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।